नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब सेशन में। यहाँ तक कर लिया था क्या हमने? ये तो हो गया था। हाँ, ये भी हो गया था। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, हु गेव द स्लोगन बैक टू नेचर। यहाँ से हमें पढ़ना है ना। जी सर, 35 क्वेश्चंस हो गए थे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत गर्मी लग रही है, मैं जैकेट थोड़ा रिमूव कर लूँ। है ना? चलिए, 1 मिनट का टाइम दे दीजिए आप। बहुत टाइम आपका हमने ख़राब कर दिया। आ जाइए यहाँ पे। सवाल है आपके सामने। हु गेव द स्लोगन बैक टू नेचर, यानी ये स्लोगन किन्होंने दिया है? हु गेव द स्लोगन बैक टू नेचर, यानी प्रकृति की ओर लौटो, किस राइटर ने? तो सबसे पहले यहाँ पे एक राइटर का नाम दिया हुआ है, कॉपर। कॉपर, इसका पूरा, इनका पूरा नाम क्या है? विलियम कॉपर। विलियम कॉपर नाम आपको जरूर याद होना चाहिए। और हो सकता है इन राइटर्स का नाम आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, तो इनके बारे में जरूर आप पढ़ा करें। विलियम कॉपर नाम है इनका। रॉशो, ये आपको फ्रेंच फिलोसफर हैं, और इनका नाम है जैक्स रॉशो। ROUSSEAU। फ्रेंच फिलोसफर हैं, ये फ्रांस के हैं। जरूर इनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। फ्रेंच फिलोसफर हैं, ये आप ध्यान में जरूर रखेंगे। उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करेंगे, तो विलियम वर्ड्सवर्थ आपके रोमांटिक एज के राइटर हैं, ये मालूम होना चाहिए आपको। विलियम वर्ड्सवर्थ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। विलियम वर्ड्सवर्थ, क्लियर है मामला? आप बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं, इनके बारे में तो आपको पढ़ना ही चाहिए, और जितना प्रैक्टिस हो सके आप बिल्कुल कीजिए। अलेक्जेंडर पोप की बात करेंगे। क्या नाम है इनका? पोप, यानी अलेक्जेंडर पोप। ALEXANDER, अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप, और एक और इनके साथ, इनके समकालीन, इनके कंटेम्पररी हुए, जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट की बात आप करेंगे, है ना? अलेक्जेंडर पोप और जोनाथन स्विफ्ट, ये दोनों आपके 18th सेंचुरी के ग्रेटेस्ट राइटर सटायरिस्ट हुए हैं। द ग्रेटेस्ट सटायरिस्ट ऑफ 18th सेंचुरी, यानी आपके अलेक्जेंडर पोप और जोनाथन स्विफ्ट जो हैं, ये 18th सेंचुरी के ग्रेटेस्ट राइटर रहे हैं। ये आपको ध्यान देना है। अब यहां पर आपका जवाब क्या होना चाहिए? एक और सवाल। 18th सेंचुरी जो हमारे सामने है, 18th सेंचुरी, इनको, इसको द एज ऑफ सटायर भी बोला जाता है। द एज ऑफ सटायर भी बोला जाता है। ऑगस्टन पीरियड भी आपको यहाँ पे देखने सुनने को मिलेगा। तो बैक टू नेचर कहने का मतलब अगर आप बोलेंगे, तो यहाँ पे जवाब मेरे को देखने को, वर्ड्सवर्थ गेव द स्लोगन बैक टू नेचर 1798 1837। वेरी गुड कुमकुम, बैक टू नेचर टर्म क्वाइंड बाय वर्ड्सवर्थ। पोप स्विफ्ट टू पिलग्रिम्स लिखे हैं, वेरी गुड। ग्रेटेस्ट सटायरिस्ट, बहुत बढ़िया। पोप एंड स्विफ्ट आर सटायर्स, वेरी गुड। सटायरिस्ट नॉट सटायर, उन्होंने सटायर लिखने का काम किया। एंड 18th सेंचुरी द एज ऑफ सटायर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद। यहाँ पर आपका आंसर जो है ये रॉन्ग दिया हुआ है, ये आपका बिल्कुल ही गलत है। अब देखिए यहाँ, सॉरी, ये गलत नहीं है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है? हु गेव द स्लोगन बैक टू नेचर, आपके इन्होंने भी ये स्लोगन दिया था कि नेचर की ओर हमें लौटना चाहिए। और विलियम वर्ड्सवर्थ तो नेचर पोएट कहलाते ही कहलाते हैं, है ना? तो अगर BPSC TRE आपका क्वेश्चन करेगा, तो एक ऑप्शन आपका देता है डी फॉर दिल्ली, है ना? डी में होता है मोर देन वन ऑफ द अबव। तो ये भी ये स्लोगन देने का काम किए थे, जो एक फिलोसफर है, और विलियम वर्ड्सवर्थ तो किए ही किए थे। तो BPSC के अकॉर्डिंग मेरा आंसर वहाँ डी फॉर दिल्ली माना जाएगा। बाद बाकी यहाँ आपका दोनों ये करेक्ट है। सिर्फ B के साथ या सिर्फ C के साथ हमें नहीं जाना है, दोनों ने ये दिया था। वर्ड्सवर्थ पहले दिए थे, और नेचर पोएट कहलाते हैं, जरूर आप ध्यान में रखेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करेंगे तो इन पे और भी बहुत कुछ है। विलियम वर्ड्सवर्थ को द प्रिस्ट ऑफ नेचर भी बोला जाता है, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। द प्रिस्ट ऑफ नेचर बोला जाता है। नेचर पोएट माना जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ को, है ना? विलियम वर्ड्सवर्थ के अगर हम ऑटोबायोग्राफी की बात करें, तो उसका क्या नाम होगा, ये आप मुझे बताइए। ऑटोबायोग्राफी, है ना? विलियम वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, ये आपको बताना है। बताइए फटाफट, स्पीड में, कौन से होंगे? ऑटोबायोग्राफी में पूछ रहा हूँ। श्वेता झा प्रील्यूड, द प्रील्यूड कह रही हैं। अनामिका लिरिकल बैलेट्स कह रही।
शोभा ने क्या लिखा है? द पोएट ऑफ नेचर, लेक पोएट ऑफ चाइल्डहुड, एगोइस्टिकल, सबलाइम द ब्यूटी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, लेक पोएट है। चलिए, तो हमने यहाँ पूछा है कि ऑटोबायोग्राफिकल जो है ये आपका क्या है? तो द प्रील्यूड है, द प्रील्यूड है। चलिए, आप एक सवाल और बता दीजिए, प्रील्यूड में कितने बुक्स हैं? प्रील्यूड को कितने वॉल्यूम्स में, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 1850 में अल्टीमेटली वो पब्लिश हो गया था। लिखने का काम तो 1805 में ही कंप्लीट हो गया, लेकिन बार बार उसमें कुछ ना कुछ सुधार होते रहा। प्रील्यूड में कितने वॉल्यूम्स हैं ये आप मुझे बताएंगे। 14 बुक्स इन प्रील्यूड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, लाजवाब। आप यहाँ कुछ सीखने नहीं आते हैं मेरे साथ, यहाँ पे आप बस प्रैक्टिस करने आते हैं, इसीलिए मैं सवाल आपसे जरूर करता हूँ, है ना। 16 नहीं है अमन बादल जी, 14 बुक्स हैं प्रील्यूड में, ध्यान रखेंगे, द प्रील्यूड है 14 बुक्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए, यहाँ पर एक सवाल, एक दो सवाल और मैं कर लूँ तो बढ़िया ही रहेगा। विलियम वर्ड्सवर्थ का ही एक बुक है द एक्सकर्शन, द एक्सकर्शन, इसके इसमें कितने बुक्स हैं ये आप मुझे बता दें। द एक्सकर्शन में कितने बुक्स हैं? प्रील्यूड में आपने बोला कि 14 है, द एक्सकर्शन में कितने हैं? फटाफट बताएंगे, सवाल बताना है ईमानदारी से। क्वेश्चन भले हम 5 ही करें, लेकिन डाउट पूरा क्लियर होना चाहिए। द लीगल बैलेट्स 23, द प्रील्यूड 14, वेरी गुड। द एक्सकर्शन 9 बुक्स, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, इसमें 9 बुक्स है, बहुत जबरदस्त। चलिए, चलो, टिंटर्न एबे, टिंटर्न एबे, टिंटर्न एबे की जो आप बात करेंगे तो ये भी एक पोयम है। टिंटर्न एबे भी एक पोयम है विलियम वर्ड्सवर्थ की। इसका पब्लिशिंग ईयर बताइए, इसका पब्लिशिंग ईयर बताइए, और ये बताइए किस टाइप की पोयम है, यानी जॉनर बताइए, GENRE। जैसे आपने बोला कि द प्रील्यूड जो है ऑटोबायोग्राफी है, तो टिंटर्न एबे का जॉनर क्या है, किस टाइप की पोयम है, और इसका पब्लिशिंग ईयर क्या है? फटाफट आपको बताना है, फटाफट। 9 बुक्स, 9 बुक्स लिखना है, शुक्रिया। 9 बुक कैसे होगा, ग्रामेटिकल रॉन्ग ना हो आप। टिंटर्न एबे 1805, टिंटर्न एबे पब्लिश कब हुआ ये बताना है। लास्ट पोएम ऑफ लिरिकल बैलेट्स, वेरी गुड। हाँ, 1805 नहीं होगा, कुमकुम टिंटर्न एबे, वो 1798 होगा। अनामिका ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। टिंटर्न एबे आपका 1798 में पब्लिश हुआ। जॉनर क्या है, किस टाइप की पोएम है ये टिंटर्न एबे? लिरिकल बैलेट्स 1805, यहाँ बताइए क्या होगा। सवाल पूछता हूँ ताकि डाउट आपका क्लियर रहे। फिलोसॉफिकल पोएम, वेरी गुड अनामिका, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, है ना। ऐसे ही याद रखना है, टिंटर्न एबे जो है ये फिलोसॉफिकल पोएम है, और वहीं पे अगर हम द प्रील्यूड की बात किए थे तो वो मेरा ऑटोबायोग्राफी है, किनका? विलियम वर्ड्सवर्थ साहब का है, ध्यान रखेंगे। चलिए, द प्रील्यूड जो है, द प्रील्यूड जो कि ऑटोबायोग्राफी है किनकी? विलियम वर्ड्सवर्थ की। तो ये बताइए, इसको पब्लिश करने का काम किन्होंने किया था? विलियम वर्ड्सवर्थ ने खुद किया था या किसी और ने किया था? अंजू कुमारी पूछी, क्या पूछे? मैंने पूछा था यहाँ पे सवाल, सवाल मैंने ये पूछा है कि द प्रील्यूड जो ऑटोबायोग्राफी है विलियम वर्ड्सवर्थ की, जिसमें 14 पोएम बुक्स हैं, 14 वॉल्यूम्स हैं, इसको पब्लिश करने का काम किन्होंने किया था? वर्ड्सवर्थ साहब खुद किए थे या किसी और के द्वारा किया गया था? और जिनके द्वारा किया गया था उनका नाम आपको जरूर बताना है, बताइए। सर मैं मम्मी की फ़ोन, अच्छा मम्मी के फ़ोन से देख रहे हो, बहुत बढ़िया। हिज वाइफ, उनकी वाइफ, क्या नाम था उनकी वाइफ का? विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ का क्या नाम था? आपने बोला वाइफ, है ना। द प्रील्यूड, तो सबसे पहले द प्रील्यूड की अगर बात करते हैं तो एक वर्ड कनेक्ट होता है पॉस्थुमसली, है ना। पॉस्थुमसली यानी कि आफ्टर डेथ, मरने के बाद। पॉस्थुमसली वर्ड का मीनिंग क्या होगा? आफ्टर डेथ, यानी मरने के बाद, है ना। विलियम वर्ड्सवर्थ के डेथ के बाद ये पब्लिश हुआ था, और इनको पब्लिश करने के लिए इनकी वाइफ, विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ, है ना, ध्यान आप जरूर रखेंगे। और इनकी वाइफ का क्या नाम है? मैरी हटचिंसन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, मैरी हटचिंसन। हर एक नाम याद रखना है, इसलिए मैं बार बार आप सभी से क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैरी हटचिंसन, क्लियर है मामला? चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, इतनी सारी बातें हमने कर ली यहाँ पे। तो 37 आपका हो गया, इसमें हर एक चीज़ देखेंगे आप। इन दो राइटर्स के बारे में ज़रूर आप थोड़ा गूगल पे देख लेंगे, है ना, आइडिया रहना चाहिए। जो हमारे इंपॉर्टेंट है उसको हम डिबेट करेंगे। द रोमांटिक्स व्यूज ऑफ रिलीजन इज दैट,
रोमांटिक्स, जब आप रोमांटिक्स बोलेंगे, देखिए दो वर्ड होता है, एक होता है किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आई सी हो तो वर्ड मेरा होता है वो एडजेक्टिव, और अगर यहीं पे उस वर्ड के लास्ट में आई सी एस रहेगा तो वो वर्ड मेरा हो जाएगा नाउन। जैसे आप बोलते हैं ना मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के लास्ट में आई सी एस है और वो एक सब्जेक्ट का नाम है तो वो मेरा नाउन हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्या बोला गया, रोमांटिक्स, तो रोमांटिक्स जैसे ही आप बोले हैं ROMANTICS, तो रोमांटिक्स बोलने का मतलब हो गया रोमांटिक एज के जो राइटर हैं, यानी आप रोमांटिक राइटर्स के बारे में बात करेंगे, उन राइटर के बारे में नहीं जो नेचर से रोमांटिक है। रोमांटिक एज 1798 टू 1837 है ना, 37, तो रोमांटिक एज के जो भी राइटर हैं, रोमांटिक एज राइटर्स, उनके बारे में आप यहाँ पे बात कर रहे हैं। और रोमांटिक एज में ढेर सारे आपके राइटर हुए, विलियम वर्ड्सवर्थ हुए, एस.टी. कॉलरिज हुए, रॉबर्ट सॉदी हुए, वॉल्टर स्कॉट हुए, है ना, जॉन किट्स, जी हाँ हाँ, जो किट्स साहब की बात करेंगे, पीबी शैली की बात करेंगे, ढेर सारे आपके राइटर हैं, लॉर्ड बायरन हैं। चलिए यहाँ पे आइए, क्या बोला गया, रोमांटिक्स व्यू ऑफ रिलीजन, है ना, रिलीजन को लेके, धर्म को लेके इनका क्या कॉन्सेप्ट था, दे लुक्ड टुवर्ड्स द चर्च फॉर आंसर्स, वो चर्च पे डिपेंड होते थे हर एक आंसर के लिए। क्रिश्चियनिटी फेल्ड टू बी सेटिस्फैक्ट्री, क्रिश्चियनिटी जो थी वो फेल्ड हो गई थी सेटिस्फाइड करने में। दे सर्च पर्सनली ऑफ द स्पिरिचुअल ट्रूथ आउटसाइड रिलीजन, है ना। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे वोकैब का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। एक वर्ड होता है स्पिरिचुअल और एक वर्ड होता है रिलीजियस, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है ना, थोड़ा सा। रिलीजियस की अगर आप बात करते हैं तो ये थोड़ा सा नेगेटिव टर्म लेता है, और स्पिरिचुअल जो है ये अपने आप में पॉजिटिव होता है 100%। आप बोलेंगे सर रिलीजियस वर्ड को आपने नेगेटिव कैसे बोल दिया, देखिए रिलीजियस इंसान जो होगा वो थोड़ा कट्टरपंथी टाइप का होगा, वो अपने धर्म की बहुत इज्जत करेगा, सामने वाले को गाली भी दे सकता है। बट जो स्पिरिचुअल इंसान होता है, स्पिरिट, स्पिरिट मीन्स आत्मा, यानी उसकी आत्मा बहुत प्योर होगी, है ना, और वो हर एक का सम्मान करेगा, भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो स्पिरिचुअल इसी बोला जाता है, इंसान को स्पिरिचुअल होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करनी चाहिए। रिलीजियस, धर्म के नाम पे मार काट दंगा फसाद जो होता है वो आपका रिलीजियस कंटेंट है। लेकिन जब वो इंसान स्पिरिचुअल हो जाएगा तो वो किसी का अपमान नहीं करेगा, सबका सम्मान करेगा, किसी से कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो इसीलिए ये पॉजिटिव वर्ड माना जाता है और ये आपका नेगेटिव टिंज रखता है, ध्यान आप जरूर रखेंगे। तो यहां पर बोला गया रोमांटिक्स है, और रोमांटिक वो कहां से आया, रोमांस से, और रोमांस का मतलब ही होता है, रोमांस का मतलब ये नहीं है कि दो कपल होने चाहिए, प्यार होगा उसी को आप रोमांस कहेंगे। रोमांस मीन्स रिस्पेक्ट, रोमांस मीन्स रिस्पेक्ट, यानी कि आप सम्मान की बात करेंगे। इसीलिए जो भी रोमांटिक एज के राइटर हुए वो नेचर को लेके बहुत ही सजग हुए, नेचर को लेके काफी अलर्ट रहते थे, प्रकृति का सम्मान देना। और विलियम वर्ड्सवर्थ साहब तो नेचर को माँ का दर्जा दिए थे, है ना जी, मदर बोला गया था विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, नेचर के लिए माँ शब्द का इस्तेमाल किए, तो वो सम्मान का भाव है। तो वहां पे क्रिश्चियनिटी, अब जब रिलीजन की बात करेंगे, खास करके क्रिश्चियनिटी की बात करेंगे, तो भैया वहां पे एक प्यूरिटन टर्म आता है, जिसमें जॉन मिल्टन भी आपके थे प्यूरिटन एज में। तो प्यूरिटन इंसान वो होता है जो धर्म के लिए, धर्म को लेकर थोड़ा सा कट्टर टाइप का हो। और जॉन मिल्टन के जो पिताजी थे वो रेक्टर थे, चर्च के फादर थे, तो क्रिश्चियनिटी को लेके उनके मन में बहुत कुछ था, धर्म ये वो, थोड़े कंजर्वेटिव टाइप के थे जॉन मिल्टन के फादर। और वही चीज जॉन मिल्टन में भी आया था, और वो प्यूरिटन एज के राइटर भी हैं, और उसी एज को द एज ऑफ मिल्टन भी बोला जाता है। इसलिए जॉन मिल्टन के राइटिंग्स में, उनकी लेखनी में आपको रिलीजन ये वो बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो प्यूरिटन वर्ड की बात जैसे ही करेंगे तो वो रिलीजन से भी से रिलेटेड हो जाएगा, इससे रिलेटेड आपका हो जाएगा, तो ये तो फेल हो ही गया था। क्योंकि रोमांटिक जो है वो पर्सनली फील करता है स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ेगा। तो करेक्ट ऑप्शन बी तो फेल हुआ ही, सी की बात करेंगे, करेक्ट ऑप्शन हमारा बी और सी दोनों होगा। रोमांटिक्स का अपना ये वो होता है, वो हमेशा चर्च पे मंदिर पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना, वो अपने आप की खोज में निकलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन सी भी है और बी भी है, इसलिए आपका डी। अगर बीपीएससी टीआरई में ये सवाल आता तो आपका आंसर होता मोर देन वन ऑफ द एबव, डी ऑप्शन। समझ रहे हैं ना। इस टाइप के क्वेश्चंस को समझने के लिए हर एक टर्म्स को समझना पड़ेगा, और ये आपके किस एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, ये है आपके नेट लेवल के क्वेश्चन, एग्जाम के क्वेश्चन। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, बता दीजिए मुझे प्लीज फटाफट टकाटक। कोई डाउट हो तो सवाल करना है, स्पीड में बताइए। यस सर, हाँ, डाउट रहेगा सवाल जरूर करेंगे आप, क्योंकि ये लिटरेचर है। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन है आपका, व्हेन पेनिनसुलर वॉर बिगन, पेनिनसुलर वॉर जो हुआ था ये कहां पे हुआ था, है ना जी। आपने
पुर्तगाल का नाम जरूर सुना होगा, क्लियर। पुर्तगाल, जर्मन, इन सभी का हुआ था, फ्रेंच, है ना। तो यहाँ पे पॉलिटिकल रिवोल्ट हुआ था, पॉलिटिकल रिवोल्ट यानी कि राजनीतिक विरोध, उस सेंस पे बात करते हैं। रिवॉल्यूशन वगैरह हुई थी और उस चीज को लेके काफी फाइट हुई थी जनता के बीच में और वहाँ के जो शासक वगैरह थे उसके बीच में। तो वो कब हुआ था? 1808 में, ये आपको ध्यान रखना है। और 1808 की बात करेंगे तो सवाल यहाँ कैसे बनेगा? 1808 ये आपके 19th सेंचुरी का अर्ली पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी हो गया। इसको अगर मैं बोलूं तो अर्ली पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। और मैं आपसे पूछूं, ये जो आपका एज दिया, टाइम दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है, ये लिटरेरी पीरियड में किस एज के बारे में बात करेगा? यानी 1808 में कौन सा एज रहा होगा? विक्टोरियन एज, रोमांटिक एज, रिएस्टोरेशन, ऑगस्टन, कौन सा एज रहा होगा? बताइए। हाँ बिल्कुल, सुभाष सिंह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बताइए। सवाल आपका ऐसे आ जाएगा कि पेनिनसुला वॉर रिलेटेड टू विच पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो आप किसकी बात करेंगे? किस एज की बात आप करेंगे? फटाफट बोलो, ईमानदारी से बताइए क्या होना चाहिए। विक्टोरियन एज की बात करेंगे। अच्छा, विक्टोरियन एज शुरू कहाँ से होता है अंजू? ये आपका 1808 है। और जब हम विक्टोरियन एज की बात करते हैं, इसीलिए मैं सवाल करता हूँ, बार बार सवाल करने का यही एक पर्पस है कि बच्चों का हर एक डाउट क्लियर रहे। अगर आप विक्टोरियन एज की बात करते हैं तो विक्टोरियन एज की जो शुरुआत होती है वो होती है 1837 से, और वो जाके एंड होता है 1901 में। और यहाँ पर 1808 आया है तो विक्टोरियन एज अभी बहुत दूर है, 29 साल दूर है अभी, है ना। तो अंजू इस बात का ध्यान रखना है, ये 1808 है। और 1808 की बात करेंगे तो रोमांटिक एज हमारा 1798 से 1837। तो ये जो हमारा टाइम टेबल है ये रोमांटिक एज का पार्ट हो जाना है। क्लियर है मामला? ध्यान रहे इन बातों का, है ना। इसीलिए एज वगैरह याद रखना है। एक बार आप लोग फिर से लिखना चाहेंगे उस एज के बारे में जितना आपको पढ़ाया हूं, डार्क एज से लेके अभी तक का? लिख पाओगे? डार्क एज से लेके जिस एज में आप अभी हैं इंग्लिश लिटरेचर को लेके, आप लोग लिखना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में एक बार फटाफट एकदम टकाटक स्टाइल में लिख दीजिए तो, जो पढ़ाया है हमने आपको। लिखिए, डार्क एज से लेके अभी तक का क्या हो जाएगा यहाँ पे। कई बार मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, आप लोग भी बोलेंगे सर एक ही बात को बार बार, बिल्कुल एक ही बात को बार बार करना ही पड़ेगा। डार्क एज, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, ओल्ड के बाद मिडल इंग्लिश लिटरेचर, मिडल इंग्लिश लिटरेचर। उसके बाद बात करेंगे तो रेनेशा, रेनेशा, रेनेशा में एलिजाबेथन, एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन के बाद जैकोवियन एज, एलिजाबेथन के बाद जैकोवियन एज, कैरोलिन एज, कैरोलिन एज। फिर कैरोलिन के बाद आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो प्यूरिटन एज, प्यूरिटन एज को ही जॉन मिल्टन का एज बोला गया। और इसी को फिर कॉमनवेल्थ, कॉमन वेल्थ एज। फटाफट लिख रहा हूँ, राइटिंग का ध्यान नहीं रख रहा। फिर इसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है न्यो क्लासिकल पीरियड, न्यो क्लासिकल पीरियड। और न्यो क्लासिकल पीरियड में बात करेंगे तो रीएस्टोरेशन एज, रीएस्टोरेशन एज ध्यान आप रखेंगे, रीएस्टोरेशन एज की बात करेंगे। और रीएस्टोरेशन एज के बाद ऑगस्टन एज की बात करेंगे, ऑगस्टन एज। और ऑगस्टन एज के बाद हम एज ऑफ सेंसिबिलिटी की बात करेंगे, एज ऑफ सेंसिबिलिटी की बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे आपका रोमांटिक एज के बारे में, ये सब ध्यान रखिए, रोमांटिक एज। और रोमांटिक एज के बाद विक्टोरियन एज, विक्टोरियन एज।
और विक्टोरियन एज के बाद मॉडर्न एज, और मॉडर्न एज के बाद पोस्ट मॉडर्न एज। पोस्ट मॉडर्न एज की बात हम जरूर करते हैं। तो ये आपके इंग्लिश लिटरेचर का एज है ना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद। बहुत कम बच्चे लिखे हैं, सभी को लिखना होता है, बार बार आप लिखा कीजिए। चलिए यहाँ से एक दो सवाल करूंगा, उसके बाद फिर फटाफट हम आगे बढ़ेंगे। सवाल मेरा ये है कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को आप और किस नाम से जानते हैं? ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का दूसरा क्या नाम है? बताइए, कौन बताएगा? वेरी गुड, शुक्रिया, बहुत बढ़िया। मैं अगर एक ही सवाल को बार बार पूछता हूँ तो आपको बार बार बताना है। क्लियर है ना? बार बार बताना है। हम यहाँ यूट्यूब पे इसीलिए मिलते हैं ताकि हम सीखे हुए चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस कर सकें। और पढ़ाई लिखाई का काम है नई चीज़ों को सीखना, वो तो है ही, लेकिन जो आप सीख रखे हैं उसको बार बार प्रैक्टिस कर, बार बार। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम उतना बढ़िया जाएगा आपका। एंग्लो सेक्शन नहीं, एंग्लो सेक्शन होता है। बहुत बढ़िया श्वेता, बहुत अच्छे कुमकुम, अनामिका, सुप्रिया, थैंक यू वेरी मच। एंग्लो सेक्शन कहेंगे, बहुत अच्छे। आप जो बोलोगे वही मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। एंग्लो सेक्शन बोलेंगे। मिडल इंग्लिश लिटरेचर को आप क्या नाम देते हैं, एक बार बताइए। मिडल इंग्लिश लिटरेचर का आप क्या नाम देंगे? मिडल इंग्लिश को क्या बोलोगे आप, बताइए। बहुत बढ़िया, न्यू क्लासिकल का आप टाइम भी बता रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए, एंग्लो नॉर्मन, बहुत बढ़िया। एंग्लो नॉर्मन कह रहे हैं आप, एंग्लो नॉर्मन आप कह रहे हैं। रेनिशा की बात करेंगे। एलिजाबेथन एज आया, एलिजाबेथन एज का और क्या नाम है? एलिजाबेथन एज का दूसरा नाम क्या है, बताइए जरा फटाफट, टकाटक। एलिजाबेथन एज का क्या नाम होगा बंधु? मुझे कई बार डर लग जाता है, मैं एक ही चीज़ बार बार पूछते रहता हूँ, कहीं आप लोग इरिटेट ना हो जाएं, लेकिन मैं जानबूझ के पूछता हूँ। एलिजाबेथन एज, एज ऑफ शेक्सपियर, बहुत बढ़िया। और एक और नाम है उस एज का, श्वेता, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। एक और नाम है गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, कुमकुम लिखिए, बहुत अच्छे। तो आप एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं इसको, एज ऑफ विलियम शेक्सपियर भी बोला जाता है। और गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश, जीपी, गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जीपी ऑफ ईयर लिख दिया, समझ जाएंगे। पानी पिलाइएगा, गर्म पानी, बिल्कुल नहीं, गला सूख रहा है। एज ऑफ विलियम शेक्सपियर बोलिए या गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बोलिए, बात एक ही है। जैकोबियन एज में आप बताएंगे किंग कौन थे, राजा कौन थे? जैकोबियन एज में किंग कौन थे, फटाफट बताएं। एज ऑफ जेन डॉन बोलते हैं जैकोबियन एज को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जे से जैकोबियन, जे से जॉन डॉन, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। जेम्स फर्स्ट किंग थे, और याद रखने का तरीका बताया था, जैकोबियन में जे होता है और किंग जेम्स में भी जे है। और जॉन डॉन जो एक राइटर हैं, जैकोबियन एज को एज ऑफ जॉन डॉन बोला जाता है, उनके नाम में भी जे है, तो जरूर आप याद रखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, है ना, लाजवाब। कैरोलिन एज, कैरोलिन एज में किंग कौन थे, ये आप बताइए मेरे को। कैरोलिन एज में किंग कौन थे, ये आपको बताना है। कैरोलिन, चार्ल्स फर्स्ट, चार्ल्स फर्स्ट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, लाजवाब, जबरदस्त। यहाँ आ जाओ। प्यूरिटन एज का क्या क्या नाम है? प्यूरिटन एज का क्या नाम है? एकदम टकाटक बताते हुए चलिए, रफ्तार में आप, एकदम स्पीड में, क्योंकि आप टीचर बनेंगे तो आपको पढ़ाना भी है। जैकोबियन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जी जी, लाजवाब, बहुत बढ़िया। चार्ल्स फर्स्ट, बहुत सुंदर। जॉन मिल्टन, बहुत बढ़िया, जॉन मिल्टन, बहुत अच्छे। कॉमनवेल्थ हो गया। न्यू क्लासिकल, रीएस्टोरेशन पीरियड है आपका। रीएस्टोरेशन पीरियड को आप किन के नाम से जानते हैं? रीएस्टोरेशन पीरियड को किन के नाम से आप जानते हैं, ये आपको बताना है, बताइए। सही जवाब आप लोग दे रहे, बहुत मजा आ रहा है आप सभी को पढ़ा के। ब्रिटेन एज, जैकोबियन एज, ब्रिटेन जैकोबियन सेम कैसे होगा, ब्रिटेन और जैकोबियन तुमको। एज ऑफ जॉन ड्राइडेन, वेरी गुड, एज ऑफ जॉन ड्राइडेन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ऑगस्टन एज, ऑगस्टन एज बताइए, ऑगस्टन एज को क्या बोलेंगे आप? ऑगस्टन एज को क्या बोलना है, फटाफट बताओ। ऑगस्टन एज, अलेक्जेंडर पोप, वेरी गुड, अलेक्जेंडर पोप, बहुत अच्छा। जोनाथन स्विफ्ट की भी बात होती है। और एज ऑफ सेंसिबिलिटी का क्या नाम है? एज ऑफ सेंसिबिलिटी का अदर नेम क्या है?
बहुत बढ़िया। इतनी बार बोलूँगा कि आप लोग कभी लाइफ में नहीं भूलेंगे। हाँ, कुमकुम ध्यान रखना है। ट्रांजिशनल पीरियड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, है ना। रोमांटिक एज तो आप जान ही रहे हैं, ढेर सारे इसमें राइटर हुए। विक्टोरियन एज अभी आपको मालूम होना चाहिए कब से कब तक है। मॉडर्न एज कब से कब तक है, ये कौन बताएगा मेरे को? मॉडर्न एज कब से कब तक है ना। एज ऑफ सैमुअल जॉनसन, एज ऑफ सैमुअल जॉनसन किस चीज़ का नाम है, किस एज का नाम है, ये बताओ। श्वेता झा, आपने जो एज ऑफ सैमुअल जॉनसन लिखा है, किस एज के लिए? ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशनल पीरियड, वेरी गुड, है ना। मॉडर्न एज कब से स्टार्ट हुआ और कब तक चला? 1901 से 1940, 40 याद रखना है ना। 40 और 40 के बाद जो आता है वो आपका पोस्ट मॉडर्न एज होता है। और पोस्ट मॉडर्न एज को कितने हिस्सों में बांटा गया? पोस्ट मॉडर्न एज को कितने हिस्सों में बांटा गया, बताइए मेरे को। पोस्ट मॉडर्न एज को कितने हिस्सों में बांटा गया है, ये आपको बताना है बंधु, ध्यान रहे आप सभी को। बताइए। पोस्ट मॉडर्न एज को कितने एजों में बांटा गया है, फटाफट आप बताएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, लाजवाब। याद नहीं, याद करना है ना, कैसे भूल गए? याद करना होता है, एडवर्डियन, ढेर सारे राइटर हैं ना। याद याद रखेंगे। 3 पार्ट्स में इसको बांटा गया है। तीनों का नाम मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तीनों का नाम आपको याद होना चाहिए। कौन बताएगा मेरे को कि पोस्ट मॉडर्न को कितने पार्ट्स में बांटा गया, ये कौन बताएगा? कोई है बताने वाला? हाँ बिल्कुल, पोस्ट मॉडर्न 3 पार्ट। जॉर्जियन, वेरी गुड अनामिका, बहुत सुंदर, याद रखा कीजिए। याद रखना होता है आप सभी को, इस बात का ध्यान रहे। क्लियर है मामला? चलो, जब तक याद नहीं रखेंगे मामला फिट नहीं बैठेगा। चलिए आ जाइए, आगे बढ़े। तो ये बार बार डेली आपसे पूछा जाता है, सारा एज याद हो गया होगा। तो ये आपका इंग्लिश का टेस्ट सीरीज है। जितने भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, आपका ये टेस्ट सीरीज जो है 16 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, 40 मार्क्स का। और फुल क्या बोलते हैं, टेस्ट सीरीज भी। और ये आपको 40 क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज 99 रुपीज़ में 20 सेट्स मिलता है। अगर आप देखें ध्यान से तो 5 रुपया भी एक सेट का आपको नहीं पड़ेगा। और उसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन और इंग्लिश लिटरेचर के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो वो हम टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कब? 16 दिसंबर से। पहले आप टेस्ट दे देंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में, फिर उसका डिस्कशन आपको मिलेगा मेरे माध्यम से, या तो ऐप पे मिलेगा या यूट्यूब पे मिलेगा, है ना। ठीक है, ध्यान रहे। टेस्ट सीरीज आ रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाइए। व्हेन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फ्रेंच रिवॉल ओह, है ना, जीएस कॉमन पेपर का सबका जीएस वाला तो चल रहा है आपका टेस्ट वगैरह, है ना। जीएस का, पॉलिटी का, मैथ का, ये सब टेस्ट, ज्योग्राफी का टेस्ट चल रहा है। हिंदी और इंग्लिश जो है 16 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना। सर फुल कितने का होगा? फुल लेंथ का होगा, इसमें 80 मार्क्स इंग्लिश होंगे, 40 आपका कॉमन होगा, 30 आपका क्वालिफाइंग पेपर जिसमें 8 आपके इंग्लिश और 22 आपके हिंदी का होता है ना। देखिए, आइए फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जब आप बात करते हैं तो 1789 ऑफिशियली अगर देखेंगे तो 1789 से 1794 रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर इसका इम्पैक्ट देखेंगे तो वो आपका 1799 रहा है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन की अगर आप बात करेंगे तो ये आपका एक पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन रहा है फ्रांस में। करेक्ट ऑप्शन 1789 होना चाहिए जब स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट, द बॉर्डर्स इज आ, द बॉर्डर्स इज आ, सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए, ये जो बॉर्डर्स बोला गया है, इज ए क्या है? कॉमेडी है, ब्लैंक वर्ड्स ट्रेजेडी है, एपिक है, नॉवेल है? ठीक है, ये सबसे पहले आप बात यहाँ पे ये करेंगे कि ये है क्या। तो ये कॉमेडी है। कॉमेडी क्या होता है? कॉमेडी किसी भी चीज़ में ह्यूमर के लिए, है ना, ह्यूमर के लिए, हंसी मजाक के लिए कॉमेडी की जाती है। और ये एक टाइप का एक प्लेज होता है, प्ले होता है, जिसे कहीं पे भी प्ले किया जाएगा, खास करके थिएटर पे या स्टेज पे, है ना। ये कॉमेडी हो गया, थिएटर पे या स्टेज पे इस चीज़ को परफॉर्म किया जाता है। अगर ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी की बात करेंगे, आप में से कौन मुझे बताएगा
ब्लैंक वर्स, सबसे पहले वर्स की बात कर रहा हूँ, VERSC, वर्स क्या होता है ना। ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स, कौन बता रहा मेरे को कि ब्लैंक वर्स क्या है और फ्री वर्स क्या है? चलिए पहले बताइए, हर एक टर्म के कॉन्सेप्ट्स को डील करना है। वर्स क्या होता है पहले आप ये बताइए। हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, वो टेस्ट स्टार्ट होने दीजिए, कुमकुम बिल्कुल मिलेगा, है ना। तो पहले ये बताओ, ट्रेजेडी वगैरह बाद में देखेंगे, वर्स क्या होता है इंग्लिश लिटरेचर में, वर्स आप किसको कहते हैं, ये आप मुझे बताइए फटाफट, टकाटक, ईमानदारी से। क्या होता है वर्स? पोयम दैट टेल्स अ स्टोरी इन वर्स। वर्स किसको किसको कहते हैं? वर्स, फ्री, ओपन वर्स, ऑल सेम। ब्लैंक वर्स क्या होता है, फ्री वर्स क्या होता है, कौन बताएगा? अपने प्रीवियस यूट्यूब सेशन में ये सब मैं बता चुका हूँ, आप लोग जरूर याद रखें। फटाफट जवाब चाहिए। आइए यहाँ पे, तो एपिक, एपिक क्या होता है आपका? लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी, है ना, या लॉन्ग नैरेटिव पोयम। लॉन्ग नैरेटिव पोयम की अगर आप बात करेंगे उसको आप एपिक कहने का काम करते हैं। तो लॉन्ग नैरेटिव में नैरेटिव वर्ड कहाँ से आया है? नैरेटिव वर्ड आया है आपके नैरेट करने से, और नैरेट का मतलब होता है कुछ कहना, कुछ बतलाना, इस बात का ध्यान रहे। और ये लॉन्ग नैरेटिव है तो ये एक आपके हीरोइक यानी आपके वीरता को बताने की बात करता है, लीजेंड की कहानी को बताने की बात करेगा। जैसे महाभारत अपने आप में क्या है? एक एपिक है। रामायण अपने आप में क्या है? एक एपिक है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए बहुत बढ़िया, वर्स फ्री वर्स, कुमकुम कह रही है इन विच वे अ वॉक इज रिटर्न, श्वेता झा। ब्लैंक वर्स हैव मीटर, फ्री वर्स डोंट हैव मीटर। ब्लैंक वर्स में मीटर होता है, फ्री वर्स में मीटर नहीं होता, ये कह रही है सुप्रिया, कह रही है ब्लैंक वर्स अनराइम्ड विद इयम्बिक पेंटामीटर। वेरी गुड सुप्रिया। अनामिका, ब्लैंक वर्स इज अ टाइप ऑफ पोएट्री दैट यूजेज अनराइम्ड लाइन्स, वेरी गुड, विद अ रेगुलर मीटर, है ना। ब्लैंक वर्स बहुत अच्छी, यूजुअली इयम्बिक पेंटामीटर, इयम्बिक, वेरी। तुमको ब्लैंक वर्स हैज 1 मीटर, नो राइम, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, है ना। चलो बहुत सुंदर, है ना। जो बच्चे नहीं समझ पाते इन सभी चीज़ों को, तो बाद में मेरे से सवाल जरूर आप लोग कर लें, है ना। नॉवेल क्या होता है? तो नॉवेल जो है ये आपको फिक्शनल कैरेक्टर्स के बारे में इंटरेस्टिंग हो कुछ पढ़ने के लिए आपको ये बताने का काम करता है ना। फिक्शनल कैरेक्टर के बारे में ये जानकारी देगा। चलिए अब यहाँ पर आपका है द बॉर्डर्स, तो आप मुझे ये बताइए, ये बॉर्डर्स के राइटर कौन, इन्होंने लिखने का काम किया है, बताओ। इन्होंने लिखने का काम किया है ऑर्डर्स को, कौन बताएगा? फ्री वर्स पोएट्री दैट डज नॉट राइम एंड हैव अ रेगुलर रिदम, वेरी गुड, है ना। देखो सुप्रिया ऊपर लिख चुकी है, अनामिका ऊपर कमेंट आप देख लें। विलियम वर्ड्सवर्थ, वेरी गुड सुप्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और ये विलियम वर्ड्सवर्थ का सिंगल एक ड्रामा है, ये ध्यान रखेंगे आप, है ना। तो ये आपका ट्रेजेडी है, करेक्ट ऑप्शन B V4 बॉम्बे हो जाएगा। व्हेन पीटरलू मैसेकर टुक प्लेस, पीटरलू मैसेकर, है ना। पीटरलू मैसेकर जो हुआ था, मैसेकर का मतलब क्या होता है? मास किलिंग, यहाँ पर लोग मरते हैं। मैसेकर होता है नरसंहार, तो मैसेकर से याद रखेंगे मास, मास किलिंग, जहाँ पे लोगों को मारा जाता है। पीटरलू, ये इतिहास के कुछ क्वेश्चन आ गए हैं इंग्लिश लिटरेचर में। 1819 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका। एक बार क्या करेंगे, आप गूगल पे जाएंगे, पीटरलू मैसेकर सर्च करेंगे, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, 1 से 2 बार पढ़ोगे, सारा मैसेज आपको मिलेगा, और ये सब आप काम करना है आपको, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट बोल रहा है नेचर फॉर द रोमांटिक्स एज, यानी रोमांटिक्स यहाँ बोला गया है, तो रोमांटिक एज के जितने भी राइटर्स हैं उनका नेचर, उनका स्वभाव, उनके लिखने का स्टाइल कैसा रहा? इंडिपेंडेंस ऑफ मैन, नेचर इज द सेटिंग ऑफ मैन, समथिंग दैट इज नीडेड, ऑल दिस थ्री फॉर दिस फुल। इंडिपेंडेंस ऑन मैन, बिल्कुल। जो भी रोमांटिक एज के राइटर हैं वह अपने लिए किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं, तो सबसे पहले वो इंडिपेंडेंट तो है ही हैं,
वो जैसा देखते हैं, जैसा फिल कर देते हैं, वही वो लिख देते हैं। वह प्री ऑक्यूपाइड नहीं होते। प्री ऑक्यूपाइड वर्ड का मीनिंग होता है पहले से उनके दिमाग में कुछ डाल दिया गया है, वो उतना ही वो सोच पा रहे हैं, नहीं, वो अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं, है ना, जैसा उनका अनुभव रहा है, जैसा उनका एक्सपोजर रहा है, उस तरीके से सोचेंगे तो बिल्कुल वो इंडिपेंडेंट होते हैं। नेचर इज द सिटिंग ऑफ मैन, है ना, ये नेचर जो है ये आपका अपना होना चाहिए। समथिंग दैट इज नीडेड, जिस भी चीज़ की नीड हो यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो करेक्ट ऑप्शन तो आपका डी हो जाएगा, बाद बाकी ABCD। वही बीपीएससी टीआरई का सवाल आंसर जो होता वो डी होता, मोर देन वन ऑफ द एबव का मामला। ध्यान आप जरूर रखेंगे। लाइफ ऑफ वॉल्टर स्कॉट वॉज द क्रिएशन ऑफ। वॉल्टर स्कॉट की जब भी आप बात करते हैं, वॉल्टर स्कॉट, तो वॉल्टर स्कॉट जो आपके राइटर हुए वह रोमांटिक एज के राइटर हैं। आप मुझे बताएंगे कि वॉल्टर स्कॉट जो रोमांटिक एज के आपके राइटर हैं, है ना, रोमांटिक एज के किस जनरेशन के राइटर हैं? फर्स्ट जनरेशन या फिर सेकेंड जनरेशन? फर्स्ट जनरेशन के राइटर हैं या फिर सेकेंड जनरेशन के राइटर हैं आपके वॉल्टर स्कॉट? ये बताइए। कई बार एक ही सवाल बार बार। श्वेता कह रही है सेकेंड जनरेशन। इसीलिए मैं सवाल पूछता हूँ, मुझे लगता है कि आप लोग गलती करेंगे, लेकिन आज के बाद श्वेता गलती नहीं करेगी, है ना। अब देखो श्वेता क्या है, कहानी समझो, कहानी मैं कहानी के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो आपके वॉल्टर स्कॉट हैं, इन्हें बोला गया था, यानी आस्क्ड टू हिम, इन्हें बोला गया था आपको बनना है पोएट लॉरेट। वॉल्टर स्कॉट को बोला गया था कि आपको पोएट लॉरेट बनना है, बट इन्होंने, यानी हिम यानी कि वॉल्टर स्कॉट ने इस अपॉर्चुनिटी को डिनाई कर दिया। बोला हम नहीं बनेंगे भैया। कौन क्या नहीं बनेंगे? पोएट लॉरेट हमें नहीं बनना। तो जब वॉल्टर स्कॉट मना कर दिए ना, तब क्या हुआ कि रॉबर्ट, ध्यान से श्वेता आप देखिएगा, आप गलत जवाब दिए हैं। तब रॉबर्ट सऊदी को पोएट लॉरेट बनाया गया। कई बार बता चुका हूं, तब रॉबर्ट सऊदी को पोएट लॉरेट बनाया गया। और इन्हें पोएट लॉरेट बनाया कब गया? तो 1813 में। और 1813 से ये 1843 तक पोएट लॉरेट हुए, और 1843 में इनकी डेथ हुई। और इसके बाद यानी 1843 में और 1850 तक आपके पोएट लॉरेट हुए विलियम वर्ड्सवर्थ। तो कहने का मतलब ये है कि विलियम वर्ड्सवर्थ आपके फर्स्ट जनरेशन के राइटर हैं। उसी टाइम के रॉबर्ट सऊदी भी हैं और उसी टाइम के वॉल्टर स्कॉट भी हैं। तो वॉल्टर स्कॉट कभी भी सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक एज के राइटर नहीं होंगे, फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक एज के राइटर होंगे, है ना। क्लियर है मामला? हाँ, ये लाइन आप जान रहे, तो आप रिलेट कीजिए, आप कैसे बोल सकते हैं, है ना, कि आपके रॉबर्ट वॉल्टर स्कॉट सेकंड जनरेशन के राइटर हो जाएंगे? सेकंड जनरेशन के वो नहीं होंगे, वो फर्स्ट जनरेशन के होंगे। श्वेता, आज के बाद ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, किसी से भी नहीं होनी चाहिए। कहानी समझना है, रटना नहीं है। कहानी डेट रिलेट करके पढ़ोगे ना तो हर एक चीज याद रहेगा। अब आइए यहां, सारा डाउट क्लियर होना चाहिए आपका। तो ये आपके किस एज के राइटर हैं? फर्स्ट जनरेशन के। तो बोला गया वॉल्टर स्कॉट के लाइफ पे जो बायोग्राफी लिखी गई वो किन्होंने लिखा? विलियम वर्ड्सवर्थ? बिल्कुल भी नहीं, विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं लिखे, इन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी। रॉबर्ट सऊदी ये भी नहीं लिखे, रॉबर्ट सऊदी के बारे में आप जानिए। मेरी लैम्ब जो है, इनके बारे में थोड़ा आप जान लीजिए कि मेरी लैम्ब जो है ये चार्ल्स लैम्ब की बहन है। ये सिस्टर है किनकी? चार्ल्स लैम्ब की बहन है। क्लियर? और मेरी लैम्ब और चार्ल्स लैम्ब ने मिलके एक वर्क लिखा विलियम शेक्सपियर को लेके। और कौन सा वर्क था वो? टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। और ये टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर कब लिखा गया? तो 1807 में। 1807 में। अब कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है, रोमांटिक एज के एक और राइटर हुए आपके विलियम हैजलिट। विलियम हैजलिट। अब विलियम हैजलिट ये भी रोमांटिक एज के राइटर हैं और इन्होंने शेक्सपियर के नाम पे एक वर्क लिखा जिसका नाम है कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। मेरे दूसरे क्लास का भी टाइम हो रहा है, छोड़ना पड़ेगा मेरे को, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा,
क्लियर है मामला। तो ये लिखने का काम किए हैं आपको विलियम हैजलिट, जो कि रोमांटिक एज के अदर राइटर हैं, और मैरी लैम्ब चार्ल्स लैम्ब की बहन है, जिन्होंने दोनों ने मिलकर टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर लिखा 1807 में। मैरी लैम्ब अब मतलब अपने क्या बोलते हैं 1796 के आसपास इनकी उम्र जो है 30-31 साल हो गई थी मैरी लैम्ब की। तो मैरी लैम्ब मेंटली डिस्टर्ब्ड हुई, और इन्होंने, इनकी कहानी ये है कि इतनी डिस्टर्ब्ड हो गई थी मेंटली कि इन्होंने अपने माँ का चाकू मार के हत्या कर दिया था। मैरी लैम्ब ने स्टैबिंग यानी चाकू मार के हत्या, क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब्ड हो गई। उनके बाद इनको लुनैटिक एजाइलम, पागल खाने में रहना पड़ा, और वहीं पे इनका ट्रीटमेंट वगैरह चलता रहा, है ना। बाद में फिर ठीक भी हुई। तो ये सब ध्यान रखना है कहानी को। ये सब कहाँ मिलेगा? जब गूगल पे आप पढ़ेंगे, विकिपीडिया पे जब पढ़ेंगे, जो पढ़ने में बोलता हूँ आप सभी से, तो आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए वहाँ पे, है ना। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, और फिर जब मैं ये पढ़ाया हूँ तो इससे आप रिलेट करेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको। अब लाइफ ऑफ वॉल्टर स्कॉट ये किन्होंने लिखा है? तो ये लिखने का काम जॉन लॉकहार्ट किए हैं। अब जॉन लॉकहार्ट जो है, ये बायोग्राफी लिखे दो राइटर्स का। एक तो वॉल्टर स्कॉट का लिखे ही लिखे, ये आपके सामने है। दूसरा ये लिखे रॉबर्ट बर्न्स, ROBERT, रॉबर्ट बर्न्स। रॉबर्ट बर्न्स जो है ये आपके स्कॉटलैंड के नेशनल पोएट हैं, और इनके इनके नाम पे TRE 2.0 में सवाल पूछा गया था। रॉबर्ट बर्न्स को आप रेबी बर्न्स भी कहते हैं, RABBI, रेबी बर्न्स की बात करेंगे। और ये नेशनल पोएट हैं कहाँ के? नेशनल पोएट ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के। कौन? रेबी बर्न्स, रॉबर्ट बर्न्स। तो ये दो बायोग्राफी लिखे अपनी लाइफ में, एक वॉल्टर स्कॉट को लेके और एक रॉबर्ट बर्न्स को लेके। दूसरी बात, अगर आप बात करेंगे कि जॉन लॉकहार्ट क्या है, कौन है, तो ये वॉल्टर स्कॉट के दामाद हैं। वॉल्टर स्कॉट के दामाद हैं, सन इन लॉ हैं। जरूर आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मुझे इस क्लास को यहीं पे ड्रॉप करना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मेहनत करते रहिए, सफल होने का प्रयास जारी रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।